हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं। मैं भी ठीक हूँ। चलिए गाइस, तो टुडे वी हैव टू डू द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो हमारे को इसका जो चौथा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है आज, वो मैं ले रही हूँ। एंड इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने रिमेनिंग टॉपिक्स। मैम, रिमेनिंग टॉपिक्स है कौन कौन से वो बता दीजिए, यानी कि आज की क्लास की कवरेज क्या रहने वाली है वो बता दीजिए। एंड साथ ही साथ हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार ही वो भी बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, चलो देखो, आओ चले मीलो चले, जाना कहाँ। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 8 में से बेटा फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि 8 चैप्टर का नंबर है और 8 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इन रिलेशन टू फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसका हमने मैट्रिक्स भी पढ़ा था, हाँ मैम याद आ गया। लिंकेजेस भी पढ़ा था, हाँ मैम याद आ गया। फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज, और कुछ इश्यूज है जिसको कि मैंने आपको कहा मात्र रीड कर लेने से काम चल जाएगा। फिर हमने पढ़ा था इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, राइट। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का अगेन हमने जैसे ऊपर हमने डिफरेंस और मैट्रिक्स पढ़ा था फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का, यहाँ पर भी हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और हमने मैट्रिक्स भी कवर किया था। फटाफट से मुझे बताओ कि मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा था वो कितने बाय कितने का था? 2x2 का था, 3x2 का था, कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था? फटाफट से बताओ। चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करा दैट वाज स्ट्रेटेजिक चेंज, जो कि एक प्रोसेस था जिसमें कि 3 स्टेप्स थे, राइट। फिर हमने कहा, कर्ट लुईन ने कहा कि अगर आपको चेंज को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो 3 स्टेप्स ले लीजिए, यानी कि एक प्रोसेस ले लीजिए। हमने वो भी कर लिया। फिर हमने करा स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। क्या करा बेटा हमने? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के अंदर हमने 2 बातें कवर करी। क्या कवर करा? मीनिंग कवर किया था, और हमने कवर की थी उसके टाइप्स। वैसे तो हमारे पास में 3 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल, ऑपरेशनल कंट्रोल एंड स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, बट हमने किस पे ज्यादा ध्यान दिया? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया था। ठीक है, चलिए। और छठा टॉपिक था बेटा बेंचमार्किंग। ये तो आपको याद ही है, शर्मा जी का लड़का वाला टॉपिक है ना। इसमें हमने मीनिंग पढ़ा था, एरियाज पढ़े थे, और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ा था। तो अब 2 टॉपिक लेफ्ट है बेटा, बीपीआर एंड स्ट्रैटेजिक ऑडिट। ठीक है, बीपीआर एंड स्ट्रैटेजिक ऑडिट, ये 2 टॉपिक जो है बेटा ये अब आपको मैं करवाने वाली हूँ। ठीक है मैम, ठीक है मैम। पहले बीपीआर, हाँ बेटा पहले बीपीआर का नंबर लगेगा। बीपीआर, बीपीआर। अब ये बीपीआर क्या है बेटा? तो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे में यहां लिख देती हूँ, बीपीआर एंड चलिए, बीपीआर बेटा हमारा क्या है? बीपीआर स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं आपको इस टॉपिक को बेटा समझाने वाली हूँ विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आई होप कि अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए बेटा? किसके लिए? टॉपिक को समझने के लिए। देखिए बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये देखिए, ये बेटा जमीन है, ये है जमीन, मेरी ये जमीन, मेरी ये बिल्डिंग। ये देखो, ये है बेटा बिल्डिंग, ये मेरी बिल्डिंग है बेटा। ठीक है, ये जमीन है बेटा, और ये इस पे मैंने बिल्डिंग बना रखी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? मैंने बाइफर्केशन कर दिया ना बेटा, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है। मैम आपने ये ग्राउंड फ्लोर बड़ा बनाया है, फर्स्ट उससे छोटा, सेकंड उससे छोटा, थर्ड उससे भी छोटा। हाँ बेटा, मैंने ड्राइंग को प्रैक्टिस किया है अप्रॉक्स 10 years, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि जो दूर की चीजें होती हैं वो आपको छोटी नजर आती हैं। जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको ये बिल्डिंग में ये वाला ज्यादा बड़ा नजर आएगा, और सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा नजर आएगा। चलिए जोक्स अपार्ट, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, हमें इनसे क्या मतलब, हम तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखो बेटा, क्या हुआ कि ये आपकी क्या है बेटा? जमीन है, और इस पे आपने क्या बना रखी है? एक बिल्डिंग बना रखी है। ठीक है,
अब मैं आपसे ये कहूं कि आपने जो बिल्डिंग बनाई है यानी कि कंस्ट्रक्ट करी है, उस बिल्डिंग को क्या कर दो, रिकंस्ट्रक्ट कर दो, रिकंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, रिकंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। आपने बोला ठीक है मैम अभी कर देते हैं, मैं कहा चलो करो, काम चालू करो। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करनी है, अगर आपको बिल्डिंग दोबारा बनानी है, अगर आपको बिल्डिंग यानी दोबारा बनानी है, तो डोंट यू थिंक कि जो ये आपकी बिल्डिंग है, इसको 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 तोड़े बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। क्यों मैम, हम यहाँ पर भी तो ऐसे करके ना बढ़िया सा वो लगा सकते हैं, यहाँ पे नो जो सीलिंग होती है उसको चेंज कर सकते हैं मैम, दरवाजे चेंज कर सकते हैं। बेटा मैंने आपसे ना ये नहीं कहा आप रेनोवेशन करा दो, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करवा दो, यानी कि बिल्डिंग को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करा दो। तो जब आप दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपको पुरानी बिल्डिंग को डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? बोलो हाँ कि ना। हाँ मैम बात तो सही है, यानी कि पुरानी बिल्डिंग को जब तक आप नहीं करते क्या, डिकंस्ट्रक्शन, यानी कि उसका जो है उसको जो है आप तोड़ते नहीं हैं, तब तक आप नई बिल्डिंग नहीं बना सकते। हाँ मैम बात तो सही है, नई बिल्डिंग तो हम नहीं बना सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। अब एक बच्चे ने क्या किया, इस बिल्डिंग में से बेटा थर्ड फ्लोर तोड़ दिया, खत्म हो गया थर्ड फ्लोर, और उसने कहा कि अब मैं इस थर्ड फ्लोर को दोबारा बनाता हूं, रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है, और आप मुझे ये बताओ मैंने आपसे क्या कहा, बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट, बिल्डिंग, पर आप तो एक फ्लोर को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना। हाँ मैम ये तो बात सही कही आपने, पकड़ लिया अपनी बात। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, यानी कि पुरानी पूरी बिल्डिंग तो क्या करना पड़ेगा, डिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, यानी मैम टोटल डिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पुराना बिल्डिंग को टोटली क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। यानी कि ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी बेटा, टोटली क्या करनी पड़ेगी बेटा, तोड़नी पड़ेगी। ये बिल्डिंग बेटा पूरी तरीके से क्या करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। और फिर आप क्या करोगे, इसकी जगह न्यू बिल्डिंग आप क्या करोगे बेटा, न्यू बिल्डिंग आप रिकंस्ट्रक्ट करोगे। बोलो हाँ कि ना। हाँ मैम बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि जो हमने ये बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्ट करी, ये क्यों करी, क्या रीजन था? देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, मेरा रीजन पता सिंपल था। देखो हमारी बिल्डिंग ना काफी पुरानी हो चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक काम किया जाए, पूरी बिल्डिंग तोड़ दी जाए और हम जो है ना इस बिल्डिंग को नए तौर तरीके से बनाए। अब जैसे पहले क्या हुआ करता था, बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था, है ना, वॉशरूम्स जो थे ना वो पुराने जमाने के हुआ करते थे। हमने कहा नए जमाने के वॉशरूम्स बनाएंगे, और यानी कि टॉयलेट और बाथ साथ में बनाएंगे, है ना। पहले के जमाने में पाउडर रूम नहीं हुआ करता था, अब पाउडर रूम भी होता है, राइट। तो पाउडर रूम, यू अंडरस्टैंड, दैट इज अ काइंड ऑफ टच अप रूम फॉर द गेस्ट पीपल। तो अब आप क्या चाहते हो, नए सिलसिले से चीजें करना चाहते हो। आपने कहा कि मैं अब मोटर की जो सप्लाई है, पानी का जो सप्लाई है, मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाईज है वो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो यानी कि देखो वक्त के साथ साथ हर इंसान चेंज होता है, तो इंसान बिल्डिंग को भी चेंज करना चाहता है। बोलो हाँ कि ना। हाँ मैम बात तो समझ में आ गई, रीजन यही है कि हम अपडेशन चाहते हैं। तो बेटा अब आप मुझे ये बताओ टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है बेटा BPR, यानी कि आर से क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग।
तो क्या आपने बिल्डिंग को यहाँ पर री इंजीनियरिंग कराया? हाँ मैम, री इंजीनियरिंग कराया, दोबारा से बनवाया। तो बेटा यहाँ पर वर्ड क्या है? री इंजीनियरिंग, यानी दोबारा से बनाना, दोबारा से बनाना। और किस चीज को दोबारा से बना रहे हैं बेटा? बी से बिजनेस और पी से प्रोसेस, यानी कि हम अपने बिजनेस प्रोसेस को दोबारा से बना रहे हैं। मैम बिजनेस प्रोसेस, देखो सुनो सुनो मेरी बात सुनो, जैसे बिल्डिंग को हमने दोबारा बनाया, आपने मुझे क्या बताया? मैम री इंजीनियरिंग। सिमिलरली एक बिजनेस के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि एग्जांपल सेल्स, सेल्स ऑर्डर लेने का प्रोसेस। ओ मैम जैसे मैकडी होता है, अब मैकडी जो है सेल्स का आपसे ऑर्डर लेता है ना, भैया एक आलू टिक्की दे देना, भैया एक इको मिल दे देना, भैया भैया, करते हो कि नहीं करते हो? तो यहाँ पर एक बिजनेस का प्रोसेस है, दैट इज अ सेल्स प्रोसेस। तो आपको अगर अपने बिजनेस में जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उसमें से किसी को क्या करना है? चेंज करना है, एंड दैट टू क्या बोलते हैं? डिजास्ट्रस चेंज, यानी कि ऐसा चेंज बेटा जिसमें कि पुराना सब खत्म हो जाए, ये पूरी बिल्डिंग क्या हो जाए? खत्म हो जाए, पुराना सब खत्म हो जाए। यानी कि अगर मैं बिजनेस प्रोसेस की बात करूं तो पुराना प्रोसेस पूरा खत्म हो जाए और हम क्या लेके आए? ओल्ड प्रोसेस की जगह न्यू प्रोसेस लेकर आए, तो क्या बोलेंगे बेटा? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल एक बात बताती हूँ, आप घर से रिलेट करिएगा। आप लोग के घर में वॉशिंग मशीन है, जैसे कपड़े उपड़े धुलते हैं, राइट? अब आप मुझे बताओ, पहले के जमाने में क्या होता था कि मतलब लेडीज जो होते थे ना, वो अपना खुद ही हाथों से ऐसा पूरे कपड़े इकट्ठे कर लेती थी, फिर उसके बाद बाथरूम जाती थी, डिप करके रखती थी, फिर उसके बाद में कपड़ों को हाथ से धोया करती थी। तो क्या काम करने का, क्या कपड़े धोने का वो एक प्रोसेस था? बिल्कुल एक प्रोसेस था। फिर क्या हुआ बेटा? वॉशिंग मशीन आ गई, तो क्या हुआ? प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। अब मशीन में कपड़े धुलते हैं, काम कौन करता है? वॉशिंग मशीन करता है। ड्राई भी कौन करता है? वॉशिंग मशीन कर देता है। धुलता भी कौन है? वॉशिंग मशीन। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर क्या हुआ? पुराना बिल्कुल खत्म हो गया और क्या हो गया? नया आ गया। तो जैसे घरों में चीज देखी गई, तो क्या ये चीज बिजनेस में अप्लाई नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। तो वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब देखो बात ऐसी है कि एक बिजनेस में बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस प्रोसेस होते हैं, है ना? तो हम जो है एक एक करके बिजनेस प्रोसेस तो नहीं पढ़ सकते, बट उसने क्या बताया, नॉर्मली अगर हम क्या करते हैं, किसी बिजनेस प्रोसेस को चेंज करते हैं तो क्या कहते हैं? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं बेटा? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब बात समझ में आई? हाँ मैम, ये तो बात समझ में आ गई। तो ये बिल्डिंग वाला जो एग्जाम्पल है बेटा, इससे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल से? कि बेटा आपने ये चीज ध्यान रखनी है, आपने बेटा ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम नया कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो पुराना बिल्कुल खत्म होगा, पुराना बिल्कुल खत्म होगा। ठीक है, चलिए। ओके चलिए मैम, अब तो आप पढ़ाई दीजिए। मैंने कहा हाँ बेटा, लो मैं पढ़ा देती हूँ आपको, इसमें कोई इतनी टेंशन की बात थोड़ी ना है। आइए। यहाँ पर ये वर्डेड गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर आएगा बीपीआर। ओके चलिए, तो बीपीआर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? बीपीआर refers to the analysis and redesign of the process, यानी कि प्रोसेसेस को दोबारा से बनाना, रीडिजाइन दोबारा से करना, बोथ विद इन एंड बिटवीन द बिजनेस फर्म्स, यानी कि हम अपनी फर्म के अंदर भी कर सकते हैं और दो फर्म्स आपस में भी कर सकती है। इट रेफर्स टू द टोटल डिकंस्ट्रक्शन, यानी पुरानी बिल्डिंग पूरी तोड़नी पड़ेगी, एंड रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, और नए के लिए दोबारा से सोचना पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट सेज नो ओल्ड आइडियाज, पुराना कुछ भी नहीं चलेगा।
एंड देयर विल बी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट भी कैसी होगी, अच्छी खासी इंप्रूवमेंट होगी। एंड हमारे ऑपरेशंस एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे, दे विल बी मोर एफिशिएंट। एंड हमारा प्रोसेस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ओरिएंट हो जाएगा, यानी कि चेंज यानी कि क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो यहां पर आप देखो बीपीआर के अंदर क्या क्या बातें हुई, हमारा ऑपरेशंस जो है वो एफिशिएंट तरीके से काम करेगा, प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाएगा, उस प्रोसेस के अंदर पुराने आइडियाज बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और इंप्रूवमेंट कैसी होगी, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होगी, मतलब देखने योग्य इंप्रूवमेंट होगी। एंड इट इज गोइंग टू गिव अस द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या देने वाला है ये हमारे को, कंपटीशन में एडवांटेज देने वाला है ओवर दी अदर्स। बात समझ में आई? हाँ मैम बात समझ में आई। मैम इतना आसान था टॉपिक? हाँ बेटा इतना ही आसान है। तो यहां से टेक अवे क्या है बेटा, यहां से टेक अवे आपकी दो चीजें मेजरली। एक है बेटा आपका टोटल डीकंस्ट्रक्शन, जब तक पुराना टूटेगा नहीं तब तक नया नहीं आएगा। एंड रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। और किसका है ये टोटल डीकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन, बीपी का, यानी कि बिजनेस प्रोसेस का। ओके, एंड देयरफॉर नो ओल्ड आइडियाज, पुराना कुछ भी नहीं चलेगा, नया कुछ लेके आओ भैया, कुछ नया है तो दिखाइए, आप तो बस वही दिखाए चले जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। अब देखो क्या कहता है ये, हमारे को क्या अचीव करना है, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट अचीव करना है कि नहीं करना है। तो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट अचीव करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रिडिजाइन करना पड़ेगा। अभी तो हमने पढ़ा, देखो ये पढ़ा हमने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि रीथिंकिंग करना पड़ेगा, रीडिजाइनिंग करना पड़ेगा। पढ़ा, रीथिंकिंग यानी रीडिजाइन करना पड़ेगा, पढ़ा। और इस रीडिजाइन के लिए बेटा क्या कहता है, रीडिजाइन के लिए क्या चलेगा बेटा, आपको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा। तो आ गया तीनों वर्ड, रीथिंकिंग भी आ गया, रीडिजाइनिंग भी आ गया, और ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट भी आ गया। तो क्या क्या एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे, रीथिंकिंग, रीडिजाइनिंग एंड ड्रामेटिक इंप्रूव। ओके मैम ये तो इतना आसान था। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया, एलिमेंट्स इसी में से निकल गए हमारे। अब बात करते हैं बेटा इम्प्लीमेंटेशन की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मैं आपको एक बात बताना भूल गई बेटा, आइए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे पास ना 3 टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज बेंच मार्किंग, सेकेंड इज बीपीआर एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजी ऑडिट। इन तीनों में से बेटा कोई भी एक, एनी वन, एग्जाम में 99% आ जाता है। तो जब भी आप एसएम पढ़ना चालू करें तो आपको पता है ना कि 5 मार्क्स का सवाल ये बन ही सकता है। तो सबसे पहले 3 टॉपिक कर लें, और 99% एग्जाम में आएगा ही आएगा इन तीनों में से कोई एक टॉपिक। तो क्या होगा, आप क्या करोगे, 5 नंबर पहले ही सिक्योर कर लोगे, ठीक है। ओके मैम हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लेना। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाइए। हम क्या करेंगे बेटा, बीपीआर लगाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, बीपीआर में अगेन कहां तक पहुंचना है हमको, रीडिजाइन तक पहुंचना है। रीडिजाइन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि नया डिजाइन बनाना है हमारे को, यहाँ तक हमारे को पहुंचना है। अब कैसे पहुंचे, तो पता है क्या बोलता है, ये बताओ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैंने कहा यार मेरा ऑब्जेक्टिव है मुझे दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी बनना है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द स्पेक्टेकल्स। ओ, तो अब देखेंगे कस्टमर्स, ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो स्पेक्स लगाते हैं और उनकी क्या नीड है। सर हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं, उनकी नीड पता है क्या है, कि जैसे अगर अब ये देखो मेरे चश्मे के अंदर, देख रहे हो चश्मे के अंदर देखो रिंग लाइट दिख रही है या रिंग लाइट दिख रही है। कस्टमर्स को आइडेंटिफाई किया कौन चश्मा पहनता है, और उसके अंदर कस्टमर की नीड ये थी कि ये जो रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन ना आए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ये कस्टमर की नीड थी, ठीक है। फिर हमने अपने अंदर झांका, अपने अंदर झांका, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जैसे ही हमने अपने अंदर झांका तो हमने क्या पाया, अरे यार हमारे जो स्पेक्स हम बनाते हैं उसमें तो ये फीचर है ही नहीं,
हमारे स्पेक्स में भी यही प्रॉब्लम है कि रिंग लाइट दिखाई दे रही है। अरे शिट यार, तो अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को तो बड़ा आदमी बनना है भैया, हमें तो नाम कमाना है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रीडिजाइनिंग प्रोसेस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं ना, ऐसे बिजनेस का रीडिजाइन करने का प्लान फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। और फिर हम उसको क्या कर देंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर क्या बन जाएगा, ऐसा चश्मा बन जाएगा जिसमें रिंग लाइट ना दिखे। और क्योंकि हमने कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके ही सामान बनाया था, तो यहाँ पर क्या आपको मिल जाएगी, आपको ऑटोमेटिक सेल्स भी मिल जाएगी। बात समझ में आई? हाँ मैम, बात तो समझ में आ गई मैम, इतने ही पॉइंट्स है। हाँ मैंने कहा इतने ही पॉइंट्स है, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, ऑब्जेक्टिव देखो, फिर किसको देखो, समझो कस्टमर्स को, उनकी नीड को समझो, फिर अपने अंदर झांको, क्या हम वो नीड सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो खुश, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, और नहीं कर पा रहे हैं तो एक रीडिजाइन का प्रोसेस प्लान बनाओ कि अब हम इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, हम ये चेंज लेके आएंगे, उसको फॉर्मुलेट करो, और फिर क्या कर दो उसको, और फिर क्या कर दो बेटा उसको, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो। हाँ मैम, बात तो समझ में आ गई, बट मैम एक बारी मैम ये बुक से कराते थे। मैंने कहा आओ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये देखो, इम्प्लीमेंटिंग बीपीआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या कहता है सबसे पहले, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड द फ्रेमवर्क, यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स देखना है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये मैं आपको चैप्टर नंबर, दिस आई हैव टॉट यू इन चैप्टर नंबर 3। तो ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन दे दी, और फिर क्या कहता है कि जब आपका एक बारी ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है ना, तो ये आपको बता देता है कि आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, डायरेक्शन क्या होगी, किस पथ पर आप काम करेंगे। और ये एक मोटिवेशन भी देता है सामने वालों को कि वाओ मैम, आप मई 24 में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ऐसे पढ़ाने वाले हो, ओ वाओ, ये तो हमारी नीड थी। तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन भी आ जाती है। आइडेंटिफाई कस्टमर्स एंड देयर नीड्स। अब कस्टमर्स को देखो क्या करना पड़ेगा, डिजाइनर्स हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रोफाइल, दिस स्टेप्स इन एक्वायरिंग एंड यूजिंग द एक्ट डिस्पोजिंग अ प्रोडक्ट, यानी कि वो लोग प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं, डिस्पोज ऑफ यूज करने के बाद क्या सोचते हैं, कैसे उनकी सोच रहती है, एंड उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम फॉर्मुलेट रीडिजाइन प्रोसेस क्या करेंगे, एक प्रोसेस को क्या करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा ना व्हाट व्हाई, तो हम क्या करेंगे, री इंजीनियरिंग प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ेंगे। और क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, विदाउट लिंक इन्फेसिस ऑन द पास्ट प्रोसेसेस, यानी पुराना कुछ भी नहीं, सब कुछ नया। और उसके बाद क्या बोले, क्या करेंगे बेटा, इंप्लीमेंट द रीडिजाइन। यहाँ पर उसने यहाँ पर आएगा बेटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ अपने अंदर झांकना, तो स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर आएगा फॉर्मुलेट, और यहाँ पर आएगा इम्प्लीमेंट। यस, अब जो इंफॉर्मेशन हमें अर्लियर रिसीव हुई है, उस इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, एक आइडियल डिजाइन प्रोसेस बनाएंगे, और हम क्या करेंगे, उसको उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन। एंड इसने क्या बोला इम्प्लीमेंटेशन में, दैट इज अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार रीडिंग लगा लीजिए सारे पॉइंट्स की। ये लीजिए, रीडिंग लगा लीजिए फटाफट। चले आगे, चले बेटा, डन 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 डन। ओके,
मेजरली मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके कीवर्ड्स है, जैसे आप वर्ड यूज करो रीडिजाइन, रिकंस्ट्रक्ट, नो ओल्ड आइडियाज, नॉट एम्फेसिंग ऑन द पास्ट प्रोसेसेस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वहां पर मतलब वहां पर आपको मार्क्स तब भी मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई है। अरे मैम मैम एक्चुअली तो आपने पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो भी मैं आपको बुक से फटाफट रिवाइज कर, कम से कम डीपी कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट तो पढ़ा कि क्या क्या चीज, तो सारे पॉइंट्स ऑपरेशनल प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस आता है। नो ओल्ड आइडियाज, पुराना कुछ भी चलेगा। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ऐसा चीज, कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव। और उसके बाद बेटा मैंने आपको एलिमेंट रीडिंग करेंगे और फिर जाके क्या आ गई, डिजाइन वाली बात आ गई, और उसके बाद ड्रामेटिक क्लियर हो गया बेटा एलिमेंट। अब बेटा आगे चल और बात करते बारे में टॉपिक्स क्लास में में चलते हैं आगे, रोल करते हैं। रोल ऑफ यानी कि रोल ऑफ आईटी इन बीपी, यानी कि आईटी का क्या रोल है। अगर मान लो बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस मैं और बता रही हूँ, मेरे के अंदर आईटी का इस्तेमाल होगा, 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 पार्टी आपकी जाएगी, लगेगा। अगर मान लो नोट्स नोट्स नहीं है ऑलरेडी, तो टाइम कैसा लग रहा है, कम लग रहा है। पहले हम बच्चा नोट करा करता था, टाइम लगता था, है ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज है, वी आर ओपन फॉर ग्लोबलाइजेशन, हम किस ओपन है, आर ओपन। और अगर देखो मैं करती हूँ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और ये हम ज्यादा अगर हमें बारे में तो पढ़ेंगे चैप्टर बात समझ, हम आपने पढ़ा था चैप्टर आवर ग्लासेस, याद है आपको, क्या किया लेवल पे, क्या किया था, क्या किया था मिडिल आईटी चालू कर और लोगों को कर दिया था, बात हो गया क्या कर सकते एंड अपने बिजनेस इतना
क्या देखो, अगर आप IT आओगे तो खुश था। क्या बोलता है, और क्या क्या होगा बेटा, ऑपरेशन क्या हो जाएगी, क्या हो जाए, पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन आएगी, और हमारे को टाइमली और रिलायबल और मोर एक्यूरेट, और हम और इनोवेटिव हाँ में और क्या करते हैं, आपको आपका, और ये वाला टॉपिक है गोल एंड प्रॉब्लम टॉपिक, बेटा आपको क्या कराएंगे, और उससे क्या क्या रूल परमिशन, आप उनको क्या सजेस्ट IT प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसे क्या करेगा, इन प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आपसे आपको प्रॉब्लम उल्टा बताएगा, ये फाइन दी आपसे केस, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, आउट क्लास क्लास में तो आधा सिमिलरिटी बेटा बात दी है, आउटडेटेड प्रोसेस है, बहुत पुराना आ रहा है, सारी बता, बाल की खाल अगर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कॉस्टली, तो बिना पैसों के टाइम और समय की प्रॉफिट की कुछ इन वहां पर वो ऊपर है कि क्या है, क्योंकि देखो आने के बाद भी आप कम टाइम आ रहे हो, उसने यहाँ पर अपनी बात रख दी, बात नहीं और दिए थे, चौथा पॉइंट आप और ऐड कर सकते की फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है साइज द यू नो द वर्क ऑफ द काम कर रहे हैं, अब नया काम कर रहे हैं, साइज काफी प्रॉब्लम भी, प्रॉब्लम्स भी टॉपिक है, आई गेस वी डन विद द आपको और टीचर हम भी आगे चलते हैं और बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टॉपिक स्ट्रेटेजिक, नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, आपको मैंने पहले भी बताया बेंचमार्किंग और स्ट्रेटेजिक ऑडिट में क्वेश्चन आ ही स्ट्रेटेजिक आइए
स्ट्रैटेजी। अब आप मुझे, तो आप लोगों ने जब पढ़ लिया, क्या आपको डेफिनेशन, हाँ बेटा, आप इतने ऑडिटर एग्जामिनेशन का, अकाउंट्स का, फाइनेंशियल का, आप मुझे बताओ, अगर ऑडिट के पहले वर्ड क्या है, स्ट्रैटेजिक ऑडिट है, ऑडिट होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन रिलेशन, मैनेजमेंट कैसे की, दो स्ट्रेटजी, दो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट, क्या कोई क्या करवाते हैं, स्ट्रैटेजिक ऑडिट करते, ओ मैम इतना से, हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक, आइए वॉल्यूम की बात कर, क्या लिखा है, द ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्मेंस start to its strategies, strategies हम check कर, and therefore our objective problem areas, the strategy, क्या देख पाए, अप्रोच, यस हम क्या देख पाए, हम प्रॉब्लम, और अपने आपको ऊपर वाली लाइन याद नहीं हुई, क्या हो जाएगी, strategic audit is an examination and evaluation of the affected by the process, audit internal audit, internal audit आता है बेटा, स्ट्रैटेजिक होता है, स्ट्रेटजीज को इवेलुएट करते हैं और उनका ऑडिट, आ गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम में व्हाट आर दी, हमारे हमारे, तो वही कहता है, बात समझ, कुछ भी अगर ठीक नहीं चल रहा होगा, है ना, या फिर हमारी स्ट्रैटेजीज उस बड़ी काम नहीं करना, बात मेरी बात, जब आपको लगे कि आपको ऐसे आ रही हो, हमारी नॉट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटकम सामने, या फिर उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते, वो रिजल्ट हम सोचकर बैठे थे, ओ नॉट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड, जो आपने जो आपने टारगेट्स लगाए थे वो डिजायर्ड, ध्यान से मेरा सुनना, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल, तो आपने सोचा, जो आपकी थी, तो आप चाहते आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो गया, अब जैसे मालूम है कोविड आया, तो कोविड के दौरान पुरानी स्ट्रेटेजी, उसमें क्या किया गया, चेंज किया गया, हाँ भाई स्ट्रेटेजिक ऑडिट कराते हैं तो आपको बताएगा कहाँ क्या करना है, एक्सटर्नल, नेक्स्ट टॉप मैनेजमेंट प्लान्स द न्यू स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी कैन बी, अब टॉप मैनेजमेंट क्या कह रहा है, एनवायरमेंट में यहाँ पर चेंज, अब यहाँ क्या कहता है, क्या कर ले, स्ट्रैटेजी पॉइंट भी एनवायरमेंट कहा था, इन्होंने से नॉट वर्क,
नॉट प्रोड्यूस्ड आउट, नॉट वर्किंग, नॉट नॉट वर्किंग, नॉट और बताइए क्या था इन्वायरमेंट में, क्या कोई भी इन्वायरमेंट में क्या, और टॉप मैनेजमेंट आती है आज भी क्या करे बेटा, टायर्ड ऑब्जेक्ट सारे पड़ेगा स्ट्रेटजिक। हाँ सारा हो गया, स्ट्रेटजिक और की आ सकती है तो बेटा 4 मार्क्स के लिए आपको और अब देखो एक्टिविटी स्ट्रेटजिक ऑडिट में होता क्या होता बात है, कौन सी बात है कि एग्जामिन द अंडरलाइन बेसिस, अभी जो स्ट्रेटजी चल रहा है क्या बेस है, क्या करो उसको एग्जाम, यानी कि बेस आपको अभी जो स्ट्रेटजी है ना, आपको जो आपकी अभी स्ट्रेटजी क्या करना है, क्या करना है देखना है, फिर क्या करो कंपेयर करो जो सोचा था और जो मिला है, फिर उसके बाद बताओ कि ओ अब आप ये काम कर लो, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो। मैं तो आपको ये कहती हूँ कि अगर नीट आ रहा है ना तो आप तो आई गेस इट नॉट मेक आप जैसे बारे में आपको रिवाइज का मतलब तो सोचिए बड़ा नीड ऑफ दिस, जब हमारी स्ट्रेटजी वर्किंग प्रॉपर्ली प्रोड्यूस कर रही हो और एक्सेल फॉर्मेट में कुछ क्या हो ना, फिर टॉप मैनेजमेंट अब वक्त आ गया है तो या फिर आपको अपनी हाइड को आई नीड बेसिकली स्ट्रेटजी। अब देखो क्या होगा, अब जो ये नीड वाला क्वेश्चन आती है तो आपको सारी चीज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन, और आपको ये सारी शब्द यू नो व्हेन वी इवैल्यूएट द start change, tell me which topic is बताओ पब्लिक क्या करवाना चाहिए करवाना चाहिए, क्या बात समझ। अब बेटा कौन से पढ़े हमारा जो नीट वाला है नीट
बाद क्या करो, आपको मिलेगा जो आप चेंज करेक्टिव एक्शन आप बेटा लास्ट आ दो क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया रिचर्ड क्राइटेरिया समझ में आपको टॉपिक आपको दिया रिचर्ड, बात समझ मेरी बुक टॉपिक होता है बेटा बाय बाय, क्या होता है बेटा वट एक्टिविटी हाउ रिचर्ड ह्यूमर, रिचर्ड ह्यूमर ने दिया। चलो आओ पढ़ते हैं सबसे पहले ओवरव्यू, क्या कहना चाहता है देखो, मैंने आपको पढ़ाई ऑडिट के लिए क्या करो, ऑडिट इम्पोर्टेंट, जब आप अपना ऑडिट पाते हो ना, हर बातों पे ज्यादा फोकस पाते हैं, हाउ वेल द करंट हाउ वेल द करंट स्ट्रेटजी, जैसे कि आपको पता है जब कोई नॉर्मल ऑडिट होता है तो ऑडिटर क्या लिखता है, गोइंग कंसर्न के बारे में लिखता है कि नहीं लिखता है, द एंटिटी वुड बी गोइंग कंसर्न और नॉट, सिमिलरली इधर भी ऑडिटर किसके बारे में लिखता है, द स्ट्रैटेजी वुड बी गोइंग कंसर्न और नॉट, द स्ट्रैटेजी वुड बी गोइंग कंसर्न और नॉट, आज करंट स्ट्रैटेजी आ जाएगी, चल जाएगी, हाउ कैन दिस बी तो इवैल्यूएट करें, प्रेजेंट में कैसे इवैल्यूएट करें और फ्यूचर इवैल्यूएट करें, और हाउ अर्जेंट स्टडी, और अगर नहीं चलेगी, और अगर नहीं चलेगी तो बिल्कुल अभी है, मतलब अभी चेंज कर रही है, बिल्कुल अर्जेंसी है या आराम से चेंज क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिक रिव्यू होगा किसका, फंडामेंटल बात करते हैं और नो फॉलोइंग कंडीशन नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट प्रोड्यूसिंग डिजाइन, हमारे गोल गवर्नमेंट के क्या आ जाए, मेकर टॉप मैन और हमें तो या फिर बाहर और दोनों और इंटरनल आपस में क्या रहे आ जाओ ना, ताकि हम इनको करने पड़े, हाँ एग्जामिन करो अपनी, फिर क्या करो कंपेयर, क्या कंपेयर करो कि कौन से रिजल्ट आपने सुने और कौन से क्या करो एक्शन और करो, क्या अब तो इस बार तो हाँ तो मैंने आपको पढ़ा वही, अब नेक्स्ट टॉपिक पे
रिचर्ड ह्यूमन का फॉर ओके सो रिजल्ट यस रिचर्ड ह्यूमन क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट करते हैं शुरू। तो बेटा रिचर्ड ह्यूमन क्या कहते हैं, उनकी जरा बात सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। रिचर्ड ह्यूमन क्या कहते हैं कि देखो, अगर आप स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवाने के लिए जाते हो, अगर आप स्ट्रैटेजिक ऑडिट करवाने के लिए जाते हो, तो जो आपका ऑडिटर है ना, जो आपका ऑडिटर है ना, वो क्या करेगा, वो ये 4 क्राइटेरियाज, इन 4 क्राइटेरिया से होकर गुजरना पड़ेगा आपकी स्ट्रैटेजीज। इन 4 क्राइटेरिया के बेसिस पर ही क्या करेगा, ऑडिट करेगा, ठीक है। और अगर वो ये 4 क्राइटेरिया क्रॉस कर लेती है कंपनी, तो वो यहाँ पर माना जाएगा दैट इज अ बेस्टेस्ट थिंग। तो यहाँ पर रिचर्ड ह्यूमन ने क्या कहा कि अगर कोई ऑडिटर स्ट्रैटेजिक ऑडिट करता है तो ये 4 क्राइटेरिया फॉलो कर ले। कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो कर ले, निमोनिक इज CFA, CFA, सी से बेटा कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट सी से बेटा कॉन्सोनेंस। मम्मी कॉन्सोनेंस क्या होता है, अरे मैं तो अभी कुछ समझा ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ अभी क्या लिखवाया है, ओनली निमोनिक। चलिए ओके, एफ से फिजिबिलिटी, एफ से फिजिबिलिटी एंड ए से एडवांटेज। तो बेटा अगर 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 कोई ऑडिटर स्ट्रेटेजिक ऑडिट करने के लिए जाता है तो वो 4 क्राइटेरिया जो है पक्का पक्का मेजर करेगा, यानी कि तपस्या में तपस्या तपस्या अति तपस्या करनी पड़ेगी। अगर किसी को ये बनना है तो इस टेस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। और टेस्ट किसका बेटा, टेस्ट है CFA का। तो किसका टेस्ट देना पड़ेगा, CFA का टेस्ट देना पड़ेगा, और तभी जो है एक सक्सेसफुल ऑडिट हो पाएगा। तो ये क्या है बेटा, 4 क्राइटेरियाज, और मैंने इसको किस निमोनिक में डाला, CFA। तो बताओ रिचर्ड ह्यूमन ने जो 4 क्राइटेरिया दिए उसका निमोनिक क्या है, उसका निमोनिक है CFA। चलिए बेटा अब एक एक करके सारी बातें करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल दी पॉइंट्स। The very first point is consistency. कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी का मतलब तो आप जानते हो, क्योंकि आपने तो अकाउंट्स में पढ़ रखा है, अकाउंट में पढ़ रखा है कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और अगर मान लो मैं बात करूं प्रोग्रेस की, अगर मान लो मैं कंपनी की बात करूं ग्रोथ की, तो वो भी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि आज ग्रोथ हो गई और कल ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ी होता है। therefore there has to be, कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को गुजरना पड़ेगा इस वाले टेस्ट से, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। कहीं ऐसा तो नहीं तो स्ट्रैटेजी जो है हमारी उससे हमारे गोल्स इनकंसिस्टेंट हो रहे हो, क्या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी तो नहीं है जिससे हम अपने गोल्स कंसिस्टेंटली फॉलो ना कर पा रहे हो। इसलिए स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, जिससे कि हम कंसिस्टेंटली क्या कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, मैं आपको 3 गाइडलाइन बता रहा हूं, मैं आपको 3 गाइडलाइन बता रहा हूं कि आप पता कर पाओ, टू नो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम आर ड्यू टू दिस, आप पता लगा पाओ कि क्या आपके गोल्स जो हैं इनकंसिस्टेंटली आप तो नहीं जा रहे हो। यानी कि अगर मान लो आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि आपको कंसिस्टेंसी इन गोल्स नहीं दे रही है, देयर हैज टू बी द ग्रोथ एवरी टाइम, कंसिस्टेंट ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। तो अगर आपको मैं बोलूं कि नहीं, आपकी स्ट्रेटजी तो इनकंसिस्टेंट गोल्स दिखा रही है, कभी आप कुछ अचीव करते हो, कभी आप कुछ नहीं अचीव करते हो, तो इसके बारे में पता कैसे लगाओ। यानी कि वो क्या बता रहा है, इंडिकेटर्स बता रहा है इस वाले पॉइंट को लेके। तो ये वाले पॉइंट को लेके क्या दिए हैं बेटा उसने, इंडिकेटर्स दिए हैं। किसने दिए हैं बेटा, रिचर्ड ह्यूमर ने इंडिकेटर्स दिए हैं। पहला इंडिकेटर, मैनेजरियल प्रॉब्लम डिस्पाइट द चेंजेस इन द
पर्सनल। पता है आपने, ऊपर से लेके नीचे तक लोग चेंज कर दिए, जिसको लगा था उसको चेंज कर दिया, मैनेजर को चेंज कर दिया, असिस्टेंट मैनेजर को चेंज कर दिया, अरे मतलब पियोन तक को चेंज कर दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट फिर भी क्या है, प्रॉब्लम हो ही रही है। प्रॉब्लम्स डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन द पर्सनल, यानी कि पर्सनल चेंजेस होने के बावजूद भी क्या हो रही है, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओ, ये भी क्या है, एक इंडिकेटर है। और क्या हो रहा है, सक्सेस ऑफ वन डिपार्टमेंट रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ अनदर। एक की सक्सेस दूसरे का फेलियर का कारण बन रही है। अब देखो बेटा, माँ बाप भी ऐसे होते हैं, माँ बाप हमेशा क्या देखते हैं कि हर बच्चा क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बट अगर एक बच्चा जो है आगे बढ़ रहा है और उसके आगे बढ़ने में जो स्ट्रैटेजी का उपयोग हो रहा है, उस स्ट्रैटेजी से दूसरे बच्चे का फ्यूचर बेकार हो रहा है, उसको फेलियर्स देखने पड़ रहे हैं, तो बेटा क्या ये अच्छी बात है, नहीं ना। सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर एक डिपार्टमेंट की सक्सेस हो रही है और उसकी सक्सेस से दूसरा कोई फेल हो रहा है डिपार्टमेंट, तो ये भी एक गंभीर बात है, एक इंडिकेट करती है कि इनके गोल्स इनकंसिस्टेंट होंगे, ये अचीव नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी ये कंसिस्टेंसी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैम, ओके। और क्या इंडिकेटर्स हैं, लास्ट इंडिकेटर्स हैं, इफ प्रॉब्लम्स आर बॉट अप तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब ना शिकायतें, प्रॉब्लम्स को किसके सामने रखा जा रहा है, बार बारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने रखा जा रहा है। अब देखो मैं एक बात बताती हूँ, मान लो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बार बार ऐसे कर रहे हैं, पापा देख लो इसने क्या किया, देख लो पापा इसने मुझे मारा, मम्मी देख लो इसने मेरी पेंसिल चुरा ली, देख लो मम्मी। एक बात बताओ, वो काम जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं, बार बार मम्मी पापा के पास जाना, अगर यही सेम काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, तब प्रॉब्लम्स आर बीइंग पुट इन फ्रंट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड दैट टू ऑन द रेगुलर बेसिस, यानी दया कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए हम वहां बोलेंगे भैया यहाँ पे ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं होने वाली। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। यानी ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि हमारे लिए इनकंसिस्टेंसी लेकर आए, वो कैसी स्ट्रेटजी, बर्बाद स्ट्रेटजी। ओके, हाँ मैम, बात समझ में आ गई। अब बेटा कॉन्सोनेंट्स को भी हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट्स को भी हम होल्ड पे रखते हैं, सिंपल बाकी दो पॉइंट यूज करते हैं। फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, प्रैक्टिकेबिलिटी। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये क्या है बेटा, फिजिबल है, प्रैक्टिकेबल है, कि कोई इंसान चांद तारे तोड़ के नहीं आएगा, क्या ये चीज प्रैक्टिकेबल है, नहीं मैम प्रैक्टिकेबल तो नहीं है। तो बेटा फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकेबिलिटी, यानी कि क्या वो चीज प्रैक्टिकेबल है या नहीं है। अब देखो आपके पास क्या है, m⁵ ठीक है, रिसोर्सेज है ना आपके पास, मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये सब क्या है बेटा, आपके रिसोर्सेज हैं। अब आपने बेटा ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जिससे कि जो आपके m⁵ है ना, जितने भी आपके रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज जो है ढंग से यूज ही नहीं हो पा रहे उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। मान लो मेरे पास, बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लो मेरे पास पावर है, वन ऑफ द रिसोर्स, मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि उसमें 50% मैन पावर जो है वो यूज ही नहीं हो रही, तो ये क्या है, अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेस। तो ये भी बोला गया, रिचर्ड ह्यूमर ने ये भी बोला कि आप अगर आप ऐसा करते हो कि आप अपने रिसोर्सेस को अंडर यूटिलाइज छोड़ देते हो, कोई भी रिसोर्सेस, फिजिकल, ह्यूमन, बेसिकली जो आपने m⁵ पढ़ा है वो आप यहाँ लिख सकते हो, अगर आप उन रिसोर्सेस का प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हो और दैट टू द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, तो बेटा इसका मतलब आपको, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओके, आपने कहा कि मैं जो हूं ना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यूनिकॉर्न बन जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब बेटा आपके पास में ऑन दी अनदर हैंड, अगर मान लो आपके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है,
इस एक बारी आपने मैन पावर आपने अंडर यूटिलाइज करी, इस बारी बेटा मैं कहती हूँ के पास ना पैसा है ना मैन पावर, आप और आप बड़ी बड़ी बातें ढींग रहे हो, हाँक रहे हो, तो क्या वो स्ट्रेटजी सही है? नहीं, दोनों ही बातें सही नहीं होती। थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज एडवांटेज। अगर वो स्ट्रेटजी आपको क्या नहीं दे रही, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे रही, तो बेटा काहे की स्ट्रेटजी, काहे की स्ट्रैटेजी। बात समझ में आई? हाँ मैम बात समझ में आ। मैम एक पॉइंट और बचा, स्कोर करा दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंस का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना। क्या बना के रखना बेटा? बैलेंस बना के रखना। आपको पता है ना, क्या पता है कि बेटा हमारे को दो चीजों में बैलेंस बनाना पड़ता है। एज पर दी, देखो बेटा, एज पर दी SWOT एनालिसिस we have two environments, internal environment and external environment, and the external environment keeps on changing। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। हाँ मैम ये सारी बातें तो हमें पता ही है। तो बेटा यही तो बोल रहा है, वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। ऐसा ना हो कि आपने जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास खूब बढ़िया अपॉर्चुनिटी खड़ी है, बट इंटरनली आपने कुछ किया ही नहीं है। हाँ मैम बात तो समझ में आ गई, एक बार आप रीड करवा दो। मैंने कहा ओके बेटा। देखो कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। तो क्या बोला उसने? ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, या फिर स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंज होने से आप अपने आप बदल दो। यानी कि ऐसा ना हो कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया और आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो। देयर हैज टू बी द बैलेंस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज कर दो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इंटरनल में चेंज कर दो। देयर हैज टू बी द बैलेंस between the external environment and the internal environment. Is that clear? I guess this thing is clear to you. Okay. तो ये था बेटा हमारा 4 क्राइटेरियाज। मैम बुक से भी करा दो, ठीक है बेटा। आ जाओ बुक्स में, आ जाओ, आ जाओ फटाफट आ जाओ। चलो चारों पॉइंट यहाँ से कर लेते हैं। रिचर्ड ह्यूमन क्राइटेरिया फॉर द स्ट्रेटेजिक ऑडिट। ऑडिट करवाने के लिए जो क्राइटेरिया उसने दिया है वो ये रहा। सबसे पहले क्या था बेटा? कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर क्या है बेटा? कंसिस्टेंसी। फिर क्या था? कॉन्सोनेंस, है ना, कॉन्सोनेंस। उसके बाद कौन सा बेटा? उसके बाद आपको आएगा फिजिबिलिटी, और फिर क्या आएगा बेटा? आपका, ठीक है। हेडिंग्स आपको क्लियर हो गई है? चलिए अब एक बार रीड कर लेते हैं। तो क्या कहता है कंसिस्टेंसी? स्टडी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स और दी पॉलिसीज। और पता कैसे करेंगे? अगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो रही है डिस्पाइट चेंजिंग द पर्सोनेल। अगर एक का फेलियर, सॉरी, अगर एक की सक्सेस दूसरे की क्या बन रही है? फेलियर बन रही है। और बार बार इश्यूज कहां पे लाए जा रहे हैं? टॉप मैनेजमेंट पे लेकर आए जा रहे। कॉन्सोनेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंस का मतलब होता है, कॉन्सोनेंस का मतलब है नीड फॉर द स्ट्रेटजिस्ट टू एग्जामिन द ट्रेंड्स एज वेल एज इंडिविजुअल ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग द स्ट्रेटजीज। यानी कि जब आप बाहर देखो कि बाहर कुछ नया ट्रेंड आया है, तो आप क्या करो? अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी क्या करो? चेंजेस करो। देयरफॉर द स्ट्रेटजी मस्ट रिप्रेजेंट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है मैम बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, व्हिच इज अ फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी, तो बेटा फीजिबिलिटी में हमने क्या करना था? आप चांद तरह तोड़ के ले आऊंगा, ये कोई फीजिबल स्ट्रेटजी नहीं है। तो उसने बोला फीजिबिलिटी का मतलब होता है ऐसी स्ट्रेटजी जो कि अचीवेबल होती है। और अगर आप स्ट्रेटजी को ऑडिट करते हो तो पक्का पक्का क्या करो? देखो कि क्या पास्ट में लोग अपने रिसोर्सेस को लेके, क्या लोग अपने रिसोर्सेस को ढंग से इस्तेमाल कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तुम बड़ी बड़ी डींगे तब भागना। तुम पहले बताओ, तुमने पहले कितनी पढ़ाई करी है? जो तुम बोल रहे हो 16 घंटे तुम पढ़ लोगे, तुम बताओ पिछले एक हफ्ते से तुम कितना पढ़ रहे हो? ठीक है मैम, ठीक। नेक्स्ट इज एडवांटेज। स्ट्रेटजी मस्ट प्रोवाइड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द सेलेक्टेड एरिया ऑफ द एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी को हम कर रहे हैं उस एक्टिविटी में, उस एरिया में हमें क्या मिलना चाहिए? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलना चाहिए।
और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा? जब हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, काम करने के लिए स्किल्स होगा और हमारी कोई पोजीशन होगी कस्टमर के सामने। ठीक है मैम, ये तो कंप्लीट हो गया। तो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा अबाउट द स्ट्रेटेजिक ऑडिट। हाँ मैम, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हो जाए। ओके, तो टुडेज टॉपिक वाज स्ट्रेटेजिक ऑडिट एंड बीपीआर। तो क्वेश्चंस मैं डाल रही हूँ, आपके स्क्रीन पे ये आ गया क्वेश्चन, एंड आप मुझे जो है इसका जवाब दीजिए। बेटा ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो आप मुझे इसका जवाब देंगे कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। चलिए फटाफट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 21 क्वेश्चन नंबर। 22 देखेंगे। 22 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। स्ट्रेटेजिक ऑडिट क्या होता है, क्राइटेरिया बता दो, यानी सीएफए पूछ रहा है, गिवन बाय द रिचर्ड ह्यूमर्ट। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। गिविंग यू टाइम, रिवाइज इट एंड टेल मी कि क्वेश्चन जो है वो इसमें आंसर क्या लगना होना चाहिए। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि जो इंडिया की लग्जरी डोमेस्टिक लाइन है वो अटेम्प्ट कर रही है कि वो लीडरशिप बनाए इन द एविएशन सेक्टर, एंड उसने हायर किया है जीएस दत्ता को, जो कि काम करेंगे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मिस्टर दत्ता क्या चाहते हैं? रीओरियंट, रीओरियंट। ओ मैम मैम मैम, रीओरियंट मैम, कुछ तो स्ट्राइक हो रहा है। और मिस्टर दत्ता आदि कहते हैं हम मैं तो कंपनी में रीओरिएंट करूंगा, यानी कंपनी में मेजर चेंज करूंगा, दोबारा से सब कुछ बनाऊंगा, डोमेस्टिक डिस्काउंट करियर बनाऊंगा। ठीक है भैया। फिर डिजायर्स टू इंट्रोड्यूस नो फ्रिज बिजनेस मॉडल बाय ऑफरिंग एक्सट्रीमली लो फेयर्स एंड प्रोवाइडिंग इंप्रूव्ड मार्जिन बाय कटिंग डाउन द ट्रेडिशनल अमाउंटी सच एज ये। उन्होंने अपना मॉडल एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर एट द सेम टाइम उसने बोला कि हमारे को न्यू एयर रेवोल्यूशन करना है, ये करना है, सब कुछ नया करना है, मतलब सब कुछ नया करना है। ओ माय गॉड, न्यू करना है सब कुछ, यानी नो ओल्ड आइडियाज। तो बताओ कौन सा आंसर लगेगा? वेरी वेरी गुड, द आंसर वुड बी बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो अब वो क्या पूछ रहा है? व्हाट स्टेप्स विल बी एडवाइस मिस्टर दत्ता? मिस्टर दत्ता शुड अप्लाई बीपीआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैम आंसर भी दिखा दो, आंसर में यही लिखा है। तो ठीक है बेटा, देख लो, आंसर में यही लिखा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्या लिखा है? मिस्टर डट्टा शुड अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ बीपीआर, है ना। और फिर क्या दिया इसने? स्टेप्स दे दिया ना सारे, वो स्टेप्स। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करो, सेम वही स्टेप्स है। यस मैम, ये तो सेम वही स्टेप्स है। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर था? सिंपल स्ट्रेटेजिक ऑडिट था, और रिचुअल ह्यूमन क्राइटेरिया यानी कि सीएफए, राइट। चलिए वेरी वेरी गुड। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपकी आंखों के सामने लेके आती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि वो क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे। ये लीजिए। यस, यहाँ पर मुझे और बताइए 21 क्वेश्चन का आप आंसर क्या लिखेंगे। जुम्बा रोबोट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लीडर है इन द बिजनेस सेगमेंट। अपने बिजनेस में वो क्या है बेटा? लीडर है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स ग्रिप ऑन द मार्केट, यानी कि धीरे धीरे करके उसकी मार्केट से ग्रिप नीचे गिर रही थी। ओके, फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया मुझे क्या करवाना है? मुझे तो ऑडिट करवाना है। तो आप वो आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा ऑडिट करवाए। अब बेटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर है, ऑडिट तो बेटा एक ही आता है हमारे को। वो कौन सा ऑडिट है? स्ट्रेटेजिक ऑडिट।
तो क्या कराएगा वो, स्ट्रेटेजिक ऑडिट करवाएगा। देख लेते हैं इसका आंसर यही है कि नहीं है। कितना सिंपल था, बस ऐसे सवाल आपके आएंगे। देखो क्या बोल रहा है, क्या करवाना है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट करवाना है, बस खत्म। हाँ बेटा खत्म, सिंपल सी बात थी बेटा, इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर यू, राइट। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू गुड इन द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।